दोस्तों क्राइम मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, पिछले काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और थोड़ा मैं जॉब भी करता हूँ। यूट्यूब मेरा फुल टाइम वर्क नहीं है और अभी आप जानते ही हैं इससे मुझे कुछ इनकम भी नहीं होती, तो अभी मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो जॉब के साथ साथ थोड़ी देरी हो जाती है वीडियो डालने में, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर हफ्ते किसी एक दिन मैं वीडियो ज़रूर डालूँ। और आज की कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे हमारे छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका मिलता है और यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और वो इसे और लोगों को भी रेकमेंड करता है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है झारखंड से। झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है वहां पास ही में कॉपर कॉलोनी भी है जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। अब इस कॉलोनी से थोड़ा सा हटकर मऊ भंडार वक्स हॉस्पिटल है जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1979 में उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरन। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी हॉस्पिटल में तैनात थी। उस डॉक्टर दंपत्ति को हॉस्पिटल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरन शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना अभद्र, असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति जो कि उनकी पत्नी थी अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर प्रभाकरन और डॉक्टर शांति के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे मूसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरन असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेंक भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर हमेशा चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक भी पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इस गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहफट अफसर कह भी देते थे, भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए, इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। डॉक्टर शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं थी। कई बार डॉक्टर प्रभाकरन को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था और उनकी कई बार कंप्लेंट भी की गई। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरुकास्थे ने प्रभाकरन को कई बार समझाया भी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बरकर आई डॉक्टर हेमा डॉक्टर प्रभाकरन की दूर के रिश्ते की एक बहन की बेटी थी। तो आप कह सकते हैं कि वो उनकी भांजी लगती थी, हालांकि सगी भांजी नहीं थी। और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डॉक्टर प्रभाकरन के से शादी करने के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्तों की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरन ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी और उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। तो यानी कि इनकी पुरानी कहानी भी थी। ये दोनों जो लड़की थी वो शादी करना चाहती थी डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने शादी नहीं की थी। तो मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटानगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। तो शनिवार आने के दौरान अब शनिवार और इतवार की रात वो वहीं डॉक्टर प्रभाकरन के घर बिताती थी। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरन के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरन रंगीन मिजाज आदमी था और डॉक्टर शांति की मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरन और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह से उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी कि उनके पति क्या कर सकते हैं, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आई होती थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकरन नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरन की कहानियां सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर शांति ने हेमा के मऊ भंडार आने पर आपत्ति करने की सोची। उसने जब ऐतराज जताया, लेकिन प्रभाकरन पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था।
हेमा को लेकर डॉक्टर प्रभाकरन और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होने लगे, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी, इसलिए वह इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहां पर वक्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुरुषार्थ का हार था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरन ने अपनी पत्नी के उसी डॉक्टर जिसने उनका ट्रांसफर करवाया था के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी बनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। तो एक डॉक्टर ने तरस खाकर डॉक्टर शांति का ट्रांसफर करवाया। अब जो उसका पति था वो उसी डॉक्टर के साथ उसके अवैध संबंधों की खबरें उड़ाने लगा था। हेमा का टाटा हॉस्पिटल से मऊ भंडार आना जाना चलता रहा। हेमा की जो मऊ भंडार वक्स हॉस्पिटल में पोस्टिंग हो जाए, इसके लिए प्रभाकरन ने कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बिठाया। अब हेमा ज्यादा दिन मऊ भंडार में ही रहा करती थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरन और हेमा ने निर्लजता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा हॉस्पिटल का हॉस्टल छोड़कर वह मऊ भंडार में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए अब वह मऊ भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगी थी। डॉक्टर शांति के जाने हेमा और प्रभाकरन के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। प्रभाकरन और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरन ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेजा है, जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। लेकिन कानूनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि डॉक्टर प्रभाकरन की नजर डॉक्टर शांति की जगह पर आई डॉक्टर मधु कराकेटा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरन जो एक संथाली सौंदर्य डॉक्टर मधु करकेटा का उपासक बन गया था। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुंफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। तो देखिए, कहानी फिर से दोहराने लगी। पहले डॉक्टर शांति जो उनकी पत्नी थी, उनके बीच में हेमा आई थी। अब हेमा के साथ जब डॉक्टर रहने लगे तो डॉक्टर मधु आई। अब डॉक्टर का हिसाब ऐसा था कि वो जो नई डॉक्टर मधु आई थी उनके पीछे दीवाना हो गया था और हेमा को भूल गया था। अब मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरला चली गई। उसे केरल के ही किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात प्रभाकरन ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के जाने के ठीक एक महीने के बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहां नहीं थी। जब प्रभाकरन ने उन्हें बताया कि हेमा एक महीने पहले ही यहां से चली गई है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी। वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। अब उसमें उसने केरल जाने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि हेमा केरल गई ही नहीं तो वह गई कहाँ। प्रभाकरन ने उसे केरल वाली जाली ट्रेन में बैठाया था और वह रास्ते में कैसे गायब हो गई, जैसे कितने ही सवाल मुंह बाए खड़े थे। अब दोस्तों, ये बात जो हम कर रहे हैं, ये जो कहानी है क्राइम की, यह है 1979 के दौर की। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, उस टाइम में मोबाइल तो क्या, एक जो साधारण फोन होता है वो भी किसी किसी के पास था। तो प्रभाकरन की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिन तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था। पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा था। हर ओर से निराश होने के बाद दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी आ गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए मऊ भंडार आ पहुंची। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरन डॉक्टर करकेटा के साथ दीर्घा बीच क्या हुआ था। जब 2 दिन तक प्रभाकरन नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीर्घा पहुंची और प्रभाकरन को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरन की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। उस साल इतनी ज्यादा बारिश हुई कि स्वर्ण रेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जल निमग्न हो जाएगी। बहुत सारे
बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बहकर आ गई थी और कॉलोनी में दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इस बीच केरला पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मऊ भंडार आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण ने बंगले की तलाशी के लिए खोला तो उसमें मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े। इतनी दुर्गंध उनके बंगले से आ रही थी। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। उस बक्से में टुकड़ों में कटी हुई हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया। इस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की प्रकाष्ठा तो थी ही, साथ ही मऊ भंडार वक्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। हेमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी। वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी करने के लिए प्रभाकरण पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ रंगरलिया मना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में प्रभाकरण के साथ डॉक्टर मधु करकेटा को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेटा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंगरलियों की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाऊंगी। केरल में माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊ भंडार में लोगों के सामने तुम्हारी इस अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में चल पल रहा है। रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्दी ही शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई डालकर पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रभाकरण के अमानवीय कृत्य का अंत यहीं तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में डालकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर करकेटा ने उसका साथ दिया। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्ण रेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, लेकिन उसके बंगले से 100 कदम की दूरी पर ही थी। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंजाम देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं सका। पहाड़ी नदी की उफनती धारा में हाथियों तक को बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी वजह से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका, या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी आया ही नहीं। अपने बंगले में ही वह यदा कदा जाता था। ज्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहां की कैंटीन में ही वह खाता पीता था। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर कोई सोच भी नहीं सकता कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार हेमा की अंत्येष्टि टाटा नगर में ही कर दी। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सच्ची कहते हैं स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। शांति एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी लुकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोस उसके गुनाह के सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर करकेटा और डॉक्टर पुस्कास्ट को हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, किस तरह एक रिश्तों में अंधे होकर, प्यार में अंधे होकर, वासना में अंधे होकर किस तरह एक जान ले ली गई और अपनी और कुछ और लोगों की जो उनसे जुड़े हुए थे जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें छुपाए नहीं छुप सकती। तो दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और कोशिश करेंगे कि हम आपको हर हफ्ते 1 या 2 कहानियां पेश करें। धन्यवाद।